नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं सपना सिंह। इस वक्त आप मेरे साथ देखेंगे पुणे के दिन भर की सारी खबरें। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड का दिया नारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस पर मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड विश्व के लिए विनिर्माण का नारा जोड़ते हुए भारत को आर्थिक नीतियों में सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ विश्व आपूर्ति श्रृंखला में विनिर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने का संकल्प किया। नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अपनी 130 करोड़ जनता के सामर्थ्य के साथ मेक फॉर वर्ल्ड की दिशा में प्रगति करने का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में रिकॉर्ड बनाया है। पिछले वर्ष देश में एफडीआई में 18% की वृद्धि दर्ज की है। कोरोना के इस कालखंड में भी विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत की ओर रुख किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया ऐसे ही भारत की ओर आकर्षित नहीं हुई है। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास जगाया है। उन्होंने इस संदर्भ में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए पीपीटी किट, वेंटिलेटर और मास्क जैसे सामानों में न केवल आत्मनिर्भरता बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की मदद के लिए उत्पादन करने में देश की सफलता का जिक्र भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए हम आत्मनिर्भर भारत जरूरी है। वतन की राह में अपनी आजादी के पास सारा आकाश। मन में हो उड़ान तो हमें चाहिए होता है आसमान। उस आसमान में जब हम अपनी उम्मीदों, सपनों और मेहनत के इंद्रधनुष को खिलते देखते हैं तो हमें लगता है हमने अपनी आजादी को पा लिया है। इस आजादी को अभी और लिखना है, क्योंकि एक ठहरी हुई आजादी के आकांक्षी नहीं है हम। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी आजादी के 3 चेहरे रंगों में आजादी, हंसी में आजादी और तकनीक में आजादी। तकनीक के साथ हो तो आजादी का आसमान अधिक खुला नजर आता है। जो चीज हमारे दायरे में नहीं था, जिसे हासिल करने की हमारी क्षमता सीमित थी, वहां तक हमारी पहुंच बढ़ गई है। इससे हमारी वास्तविक आजादी का दायरा पहले से व्यापक हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इंटरनेट से शुरू कर भारत अब डेटा इमेजिंग की तरफ बढ़ रहा है। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र अतल गहराइयों तक हमने अपना लोहा मनवाया है। तकनीक पर नियंत्रण की बात करें या उसके विकास की, भारत का परचम लहरा रहा है। पीएम मोदी का कहना, लड़कियों की शादी पर हो रही है समीक्षा, जल्द ही लेंगे फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी, लद्दाख में चीन के साथ विवाद, आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे कई अहम मुद्दों का जिक्र किया। इसी दौरान अपने भाषण में पीएम मोदी ने देश की बेटियों को भी सलाम किया। पीएम मोदी ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि लड़कियों की शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र को लेकर उचित फैसले लिए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा अनुभव कहता है कि भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले उन्हें देश का नाम रोशन किया है, देश को मजबूती दी है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही हैं, तो लड़ाकू विमानों में आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। देश के जो 40 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, उनमें से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के ही हैं। कोरोना के समय में अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में महिलाओं के खातों में करीब 30,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। आजादी के बाद कितना बदला भारत, ऐसा रहा 7 दशकों का सफर। 15 अगस्त 1920 यानी 1947 को आजाद हुआ हमारा देश आज 74वां साल का हो गया है। इन 7 दशकों में न सिर्फ भारत का नक्शा बल्कि काफी कुछ बदल गया है। पढ़े लिखे लोगों की संख्या 4 गुना बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय में भी काफी इजाफा हुआ है। समय के साथ देश में कई बदलाव आए हैं।
आइए जानते हैं इन सब के बारे में। साल 1947 में प्रति व्यक्ति की सालाना आय 274 रुपए थी, जो साल 2020 में 1.35 लाख रुपए हो गई है। 1947 में जनसंख्या घनत्व इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या 114 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर थी, जो अब 410 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो आजादी के समय में एक महिला के औसत 509 बच्चे यानी 6 बच्चे होते थे, जबकि अब 2020 में ये आंकड़े 2.2 रह गया है, यानी अब एक महिला के 2 बच्चे होते हैं। भारत के महानगरों की बात करें तो अभी कोलकाता की आबादी 46 लाख है और दिल्ली की 303 लाख। 1947 में भारत की आय औसत 37 साल थी। 74 साल में इस आंकड़ों में काफी सुधार आया है। अब लोगों की आय औसत 69 साल है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो आजादी के समय में कुल जनसंख्या में इसका योगदान 17% था, जो अब 35% हो गया है। इस बीच भारतीयों में गाड़ियों की मांग भी काफी बढ़ी है। 1947 में जहां 1 लाख लोगों में से 41 के नाम पर कार रजिस्टर थी, वहीं 2020 में 2275 भारतीयों के नाम कार या जीप रजिस्टर है। इतना ही नहीं, 74 सालों में देश में बिजली की खपत भी काफी बढ़ी है। पहले प्रति व्यक्ति 16 kWh बिजली की खपत थी, जो अब बढ़कर 1181 kWh हो गई है। लोगों ने पढ़ने लिखने के महत्व को समझा है। पहले देश में साक्षरता दर 18% थी, अब 78% हो गई है। आजादी के बाद हर गांव तक बिजली पहुंचे, इसका प्रयास सरकार करती आई है। अब हालात ये हैं कि पहले जहां 3000 गाँव में बिजली थी, अब वहीं भारत के 5,99,464 गाँव तक बिजली मुहैया होती है। पुणे की पुलिस को कड़ी सलामी। कोरोना वायरस ने पुणे सिटी पुलिस में लगभग 561 लोगों को संक्रमित किया है, जिनमें अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। संक्रमित 561 में से 426 को सफल उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक इसमें 3 की मौत हो गई है। वर्तमान में पुणे पुलिस बल के 132 सदस्यों के शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। नागरिकों को लॉकडाउन से पहले अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर निकलने के लिए सड़कों सहित संक्रमणकालीन क्षेत्रों में पुलिस गश्त करती है। यहाँ तक कि जब उन्हें निवारक देखभाल के साथ ले जाया जा रहा था, तो पुलिस एक कारण या किसी अन्य के लिए नागरिकों के संपर्क में आई। शहर की पुलिस प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली प्रोटीन युक्त दवाओं के दौरान निवारक देखभाल औजारों ने सकारात्मक प्रभाव दिखाया है। कोरोना को सफलतापूर्वक पराजित करने के बाद बरामद हुए पुलिसकर्मियों में से 50% से अधिक अपने कर्तव्यों पर फिर से लौट आए हैं। एसएससी और एचएससी की पूरक परीक्षा अब अक्टूबर में। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन 6 अक्टूबर को 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए पूरक परीक्षा आयोजित करेगा। इस संबंध में एक संभावित समय सारणी भी घोषित की गई है। फरवरी मार्च 2020 में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए नियमित परीक्षा आयोजित की गई थी। कुछ छात्र इस परीक्षा में असफल रहे। जो छात्र ETKT के लिए प्राप्त हैं, उनके लिए जुलाई अगस्त में पूरक परीक्षा आयोजित की जाती है। इस साल हालांकि कोरोना के प्रकोप के कारण परीक्षण अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। 10वीं कक्षा के लिए लिखित परीक्षा 6 से 23 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। 12वीं कक्षा की व्यावसायिक परीक्षा 6 से 24 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। संभावित अनुसूची के बारे में प्रतिक्रिया, सुझाव और सुधार 17 अगस्त तक ईमेल द्वारा राज्य बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। राज्य बोर्ड के सचिव डॉक्टर अशोक भोसले ने राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिवों को निर्देश दिया है कि बाद में सुझावों को संशोधन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का पुणेकर को आश्वासन, कोरोना की लड़ाई जल्द ही जीतेंगे। अजीत पवार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे कोरोना रोग को रोकने के लिए सख्त योजनाएं बनाएं, मृत्यु दर कम करें, परीक्षणों की संख्या बढ़ाएं, समय पर मरीजों का इलाज करें और अन्य बीमारियों के लिए लोगों की पहचान और उपचार समय पर करें। इस बीच गंभीर रूप से बीमारी रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपयोगी होगी। हम सभी विभिन्न माध्यमों से कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि हम निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतेंगे।
संभागीय आयुक्त कार्यालय में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह संतोष की बात है कि पुणे में और पिंपरी चिंचवड में कोरोना रोगियों की रिकवरी रेट बढ़ गई है। उन्होंने कहा कोरोना वायरस के डर को कम करने और जनता के बीच जागरूकता और निवारक उपाय बनाने के लिए लघु वीडियो के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिया। सौरव राव का कहना, अब ससुन अस्पताल में भी उपलब्ध होंगे प्लाज्मा बैग। प्लाज्मा की आवश्यकता महसूस होने पर प्लाज्मा दाताओं के परिवार के सदस्यों को प्लाज्मा उपलब्ध कराया जाएगा। संभागीय आयुक्त सौरव राव ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अन्य निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए ससुन अस्पताल से प्लाज्मा उपलब्ध कराया जाएगा। आज के दिन जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। राव ने कहा कि ससुन अस्पताल में प्लाज्मा के 500 बैग उपलब्ध हैं। कोरोना के 154 रोगियों का इलाज किया गया और उनमें से 7 की मौत हो गई। प्लाज्मा थेरेपी के अनुसार आपातकालीन रोगियों को सही समय पर प्लाज्मा दिया जाना चाहिए।